नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपके साथ सूफी काव्यधारा में जायसी के पद्मावत का क्या स्थान है, इस विषय पर बातचीत करूंगा। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण मार्गी प्रेम काव्य के प्रतिनिधि कवि के रूप में माने जाते हैं और साथ ही साथ हिंदी की सूफी काव्य परंपरा का प्रतिनिधित्व भी वे करते हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल जायसी की गणना अपने समय के सिद्ध फकीरों में करते हैं और वे कहते हैं कि अमेठी के राजघराने में उनका बहुत मान सम्मान था। उनकी 3 रचनाएं उपलब्ध हैं, अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। कहा जाता है कि एक नई उपलब्ध रचना कन्हावत की रचना भी जायसी ने की, किंतु कन्हावत का पाठ प्रामाणिक प्रतीत नहीं होता। अखरावट में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें बताई गई हैं। आखिरी कलाम में जायसी ने कयामत का वर्णन किया है और पद्मावत प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला एक विशद प्रबंध काव्य जायसी ने रचा। दोहा चौपाई में निबद्ध मसनवी शैली में लिखा हुआ यह प्रबंध काव्य अल्लाह की प्रशंसा, हजरत मोहम्मद, उनके 4 मित्र, शाह वक्त, शेरशाह सूरी और समसामयिक गुरु और पीरों की वंदना से युक्त है। पद्मावत की काव्य भूमिका विशद और उदात्त है। कवि प्रारंभ में ही स्पष्ट कर देते हैं कि जीवन और जगत को देखने वाली उनकी दृष्टि व्यापक और परस्पर विरोध को आंकने वाली है। अल्लाह को इस विविधतामय सृष्टि का रचयिता कहा गया। विविध प्रकार के प्राणी, विविध वस्तुएं, विविध स्थितियां, सबका परिगणन यह प्रबंध काव्य करता है। और इसके संबंध में जायसी का कथन भी है कि कीन है सी नाग मुखई विष बसा, कीन है सी मत्र हरह जही डसा, कीन है सी अमीय जियन जेही पाए, कीन है सी विष जो मीचु जेही खाएं, कीन है सी आंखी मीठी रस भरी, कीन है सी करई बेली बहु फरी। वे इन सभी वस्तुओं में परस्पर विरोध देख भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं और सामाजिक विषमता की तरफ उनकी दृष्टि जाती है। क्या लिखते हैं? कीन है सी कोई भिकारी कही धनो, कीन है सी संपत्ति विपत्ति पुन धनो, की काहू भोग भुगति सुख सारा, कहा काहू मुख भवन दुख मारा। जायसी के पद्मावत की कथा पूरी तरह से भारतीय है, जो कि चित्तौड़ के महाराजा रत्नसेन और सिंघल देश की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम की कहानी पर आधारित है। अपनी कुशलता से कल्पना और ऐतिहासिकता का सम्मिश्रण कर जायसी ने यह प्रबंध काव्य हमारे सामने रखा। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण और उसकी विजय का उल्लेख इस काव्य में है। राजा रत्नसेन हीरामन नामक तोते से पद्मिनी के अलौकिक सौंदर्य के बारे में जान कर पद्मिनी को पाने के लिए व्यग्र हो उठता है और अपनी विवाहिता पत्नी नागमती को छोड़कर जोगी के भेष में निकल पड़ता है। 12 वर्ष की कठोर साधना के बाद पद्मावती को पत्नी रूप में पाने में वह सफल हो जाता है। उसका विवाह पद्मावती से होता है। रत्नसेन पद्मावती को लेकर चित्तौड़ वापस आता है, जहां रानी पद्मावती प्रतिदिन 16 सिंगार करके साधु संतों को दान दक्षिणा दिया करती थी। एक दिन राघव चेतन नामक तांत्रिक वहां आता है, जो कि रानी पद्मावती के सौंदर्य पर आसक्त हो जाता है। राघव चेतन पद्मावती के सौंदर्य से अलाउद्दीन खिलजी को
अवगत कराता है। अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह को संदेश भिजवाता है कि रानी पद्मावती को उसके हरम में भिजवा दिया जाए, लेकिन राजा रत्नसेन इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। अंत में राजा रत्नसेन दर्पण में उसे रानी पद्मावती का बिंब दिखाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी छलपूर्वक राजा रत्नसेन को बंदी बनाकर अपने साथ दिल्ली ले जाता है। गोरा और बादल, दो वीर, राजा रत्नसेन को छुड़ाने की योजना बनाते हैं। 1600 पालकियां तैयार होती हैं जिनमें सैनिक थे। दिल्ली पहुंचकर वे अलाउद्दीन खिलजी के पास संदेश भिजवाते हैं कि रानी पद्मावती अपनी इच्छा से उसके हरम में शामिल होने आई है, लेकिन पहले एक बार वह अपने पति राजा रत्नसेन से मिलना चाहती है। अंत में गोरा बादल राजा रत्नसेन को अलाउद्दीन खिलजी की कैसे छुड़ा लेते हैं, लेकिन बाद में राजा रत्नसेन एक अन्य राजा देवपाल के हाथों मारे जाते हैं। पद्मावती और नागमती रत्नसेन के शव के साथ सती हो जाती हैं। जायसी की यह प्रेम कथा आधिकारिक और आनुषंगिक कथाओं के साथ बड़े यत्नपूर्वक बांधी गई है। शुरू से लेकर अंत तक मानुष प्रेम अर्थात मानवीय प्रेम की महिमा इस ग्रंथ में दिखाई पड़ती है। जायसी ने तोते के मुख से कहलवाया भी है, मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नहीं तकाह छार भरी मुठी। और यह एक मुट्ठी राख जब अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती के सती होने के बाद चित्तौड़ पहुंचता है तो उसको भी मिलती है, और वह छार उठाई लीन ही एक मुट्ठी, दीन ही उड़ाई पृथ्वी झूठी। कवि अपने कौशल पूर्वक व्यंजना में कहता है कि पद्मावती राजा रत्नसेन के लिए पारस है, वही अलाउद्दीन खिलजी जैसे के लिए एक मुट्ठी भर राख है। पद्मावत में नगर वर्णन, षड्ऋतु वर्णन, 12 मासा, नक्षिक वर्णन केवल रूढ़ी पालन के रूप में नहीं मिलता, अपितु उसमें कवि की कल्पना सहृदयता के सहारे मार्मिक और करुण दृश्य विधान भी दिखाई पड़ता है। पद्मावत में प्रकृति का प्रतीकात्मक प्रयोग है, किंतु वह अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व भी रखती है। जायसी के नक्षिक वर्णन की विशेषता यह है कि वह मांसल होते हुए भी मनुष्य की पार्श्विक वृत्तियों को उत्तेजना प्रदान नहीं करता। करुणा के लोक में वह पाठक को ले जाता है। नागमती का विरह वर्णन इस महान ग्रंथ की अद्भुत रचना है। उसकी मार्मिकता का आधार है मध्यकालीन भारतीय नारी की विवशता। एक ओर नारी का विवश और पूर्ण आत्मसमर्पण भाव, और दूसरी ओर पुरुष द्वारा की गई उसकी उपेक्षा। मार्मिकता का दूसरा कारण नागमती की लोक सामान्य भाव भूमि पर प्रतिष्ठा करके उसके विरह का चित्रण करना भी है। नागमती है तो रानी, किंतु जायसी ने उसे जिस रूप में अभिव्यक्त किया है वह प्रतिनिधित्व करती है मध्यकालीन सामान्य नारी का। शुक्ल जी पूरी तरीके से पद्मावत का मूलाधार भारत की प्रेम कथाएं मानते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि इसकी पद्धति सूफी पद्धति है। सूफी पद्धति में पीर और गुरु के महत्व को स्वीकार किया गया है। पद्मावत के आरंभ में भी जायसी ने पीर और गुरु के महत्व को स्वीकार किया। सूफी पद्धति में लौकिक सत्ता से पारलौकिक सत्ता का वर्णन है। पद्मावत में भी जायसी ने लौकिक कथा का वर्णन कहीं कहीं इस प्रकार किया है कि अलौकिक पर परोक्ष सत्ता का अर्थ संकेतित हो जाता है। उदाहरण के लिए मानसरोदक खंड की कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रखता हूं। सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केसी मुकलाई, ससिमुख अंग मलय गिरी बासा, नागिन झांपी लीन चहु पासा, ओ नई घटा परी जग छाहा, ससिके सरन लीन जनुराहा। इन पंक्तियों में जो पहली दो पंक्तियां हैं उसमें
पद्मावती का रूप सौंदर्य चित्रित किया गया है, लेकिन तीसरी पंक्ति में पद्मावती के लोकोत्तर सौंदर्य का आभास केवल मिलता है। इसी प्रकार से प्रसंग और इसी प्रकार के वर्णन सूफी पद्धति के अनुरूप पद्मावत में देखे जा सकते हैं। सूफी पद्धति में प्रतीकात्मकता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। पद्मावत में भी प्रतीकात्मकता है। रानी पद्मावती परम सत्ता का प्रतीक है, राजा रत्नसेन साधक के प्रतीक हैं, राघव और चेतन शैतान का प्रतीक है। कथा लौकिक धरातल पर चलने के साथ साथ लोकोत्तर अर्थ की भूमि पर भी चलती है, इसीलिए पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा गया। जायसी ने एक कवि के रूप में पद्मावत के अंदर अतिरंजनापूर्ण चित्रण किए हैं। नागमती प्रिय के विरह में झुलस गई है, कृशकाय हो गई है, और इस कृशता के अतिरेक के कारण उसके शरीर में खून ही सूख गया है, मांस भी नहीं है, अधजली सी हो गई है वह। इसी के लिए वर्णन करते हैं कि अधजर भई मांसू तनु सूखा, लागे बिरह काल होई भूखा। और विरहातिरेक के कारण नागमती का शरीर इतना दुबला पतला हो गया कि वह सूख कर मूंज की तरह छूटी हो गई है। दई कोयला भई संत सनेहा, तौला मांस रहा नहीं देहा, रकत न रहा बिरह तन गरा, रति रति होई न नहीं ढरा। नागमती के विरह वर्णन में जायसी ने फारसी पद्धति ऊहात्मकता को विशेष महत्व दिया है। जगह जगह वह रक्त के आंसू बहाती है। रकत के आंसू भरे पुई टूटी, रेंगी चली जनुवीर बहुटी। फारसी प्रभाव ही है कि नागमती के विरह की कथा को अतिशयता के साथ निरूपित करते करते उन्होंने ऊहात्मक शैली का प्रयोग किया है। भौरों और कौओं को वो संदेश भेजती है। पियसो कहु संदेश अड़ाहे भौराहे काग, शोधन बिरह जरी मुई तहिक धुआं हम लाग। हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है उसका शरीर, वह जलकर कोयले के समान हो गई है। हाड भये सब कीकरी, नसै भई सब तांती, रोवे रोवे तन धुनी, उठे कहे सुबिथा की भांति। इस प्रकार मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत के प्रेम काव्य को पूरी तरह से भारतीय प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के साथ प्रस्तुत किया है, लेकिन इसकी जो पद्धति है वह सूफी पद्धति रही है। और यह कथन कि पद्मावत की कथा का मूलाधार तो भारतीय है, परंतु उसकी पद्धति सूफी पद्धति है, पूरी तरह से सही है। धन्यवाद।